हमारी बॉडी में होते हैं सेल्स, लेकिन असल बात यह है कि उन सेल्स के अंदर भी एटम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एटम्स होते हैं। तो अल्टीमेटली द स्मॉलेस्ट थिंग विच एग्जिस्ट इज एन एटम। उस एटम के भी अंदर ना, मतलब अगर अगर ये एक एटम है ना, ये एक एटम है, ठीक है। इस एटम के भी अंदर एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके अक्रॉस ऑर्बिटल शेल्स होते हैं, हमने वो लेवल से पढ़ा था, जिसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, और ये सारा मिला के एक एटम बनाता है, ठीक है। तो जब भी एक एलिमेंट लिखा होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे लिखा होगा Na1123। 11 इज द प्रोटॉन नंबर, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं दैट इज द प्रोटॉन नंबर। और इस 23 इज द मास नंबर। मास नंबर बेसिकली इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब इसके अंदर जितने न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स पड़े हैं ना, वो मिला के आपका बनाएगा मास नंबर। सही। व्हाट इज एन आइसोटोप? Isotope is basically atoms of the same element that have the same number, same proton number but different mass number due to neutrons, ठीक है। अब आपके पास ना इस तरह कार्बन के होते हैं तीन आइसोटोप, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। मुझे एक बात बताओ, ये आइसोटोप कैसे हैं? देखो इनका प्रोटॉन नंबर सबका सेम है, बट मास नंबर सबका डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसमें प्रोटॉन्स तो सब में सिक्स ही है, सिक्स प्रोटॉन सिक्स प्रोटॉन सिक्स प्रोटॉन के, देखो ये है। न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है, ये इसमें 8 न्यूट्रॉन है। यहाँ तक तो समझ आ गया? अच्छा, आगे आती है चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बताया था एक एटम होता है, ठीक है। ये एटम है ना, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय दीस इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो इस तरह शेल्स के अंदर यूं स्टेबल है। क्यों नहीं होते? दैट इज नॉट हाउ यू नीड टू इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक शेल जो होता है ना, इसके अंदर जो भी स्पेस है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यूं यूं फ्री मूव कर सकता है। सही है, ये क्लियर हुआ है? इसलिए जब आप पी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं ना, उसको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल ड्रॉ करने का मतलब ये है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, इसके दरमियान यूं 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 ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। और उसकी रैंडम मूवमेंट होती है। सो इट्स बेसिकली जस्ट अ रीजन और अ स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन मूव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, कि एक शेल्स के अंदर किस तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं। किसी के अंदर दो होते हैं, किसी के अंदर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं। वो कैसे पता चलते हैं कितने हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है 2n²। ये देखो लिखा हुआ है, मतलब द नंबर ऑफ शेल्स, एनर्जी लेवल n है, ठीक है। ये आपका होता है शेल्स, कितने शेल्स हैं। तो आपका जो फर्स्ट शेल होता है, ठीक है, 2 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट शेल है ना न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह 2 2 का स्क्वायर लो, 4 4 2 8, इसका मतलब है सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं। थर्ड शेल में इस तरह पता चलता है 18 आ सकते हैं, फोर्थ शेल में 36। सही है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन शेल्स कैसे डेवलप होते हैं? बेसिकली प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, दे रिपेल द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, सो न्यूट्रॉन्स आर देयर टू कीप। अच्छा, आपका जो एक एटम का न्यूक्लियस है वो स्टेबल कैसे होता है? आपस में प्रोटॉन जो है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ठीक है। जो रिपेल करेंगे ना, इस रिपेल की वजह से आउटपुट फोर्स क्रिएट होगी। इस आउटपुट फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम न्यूट्रल चार्जेस डालते हैं। जो न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल चार्जेस, उनको कहते हैं न्यूट्रॉन, ताकि ये स्टेबल हो सके न्यूक्लियस। समझ आइए? ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैसे होता है? मैंने आपको एक चीज बताई, पहले न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद आते हैं शेल। इस शेल को हम बोलते हैं एन, विच इज ऑल्सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये है बेसिक यूनिट। अब इस शेल के अंदर भी आते हैं सब शेल्स, और उस सब शेल्स के अंदर आते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब आप समझो कि ये शेल, शेल के अंदर यहाँ पे सब शेल, उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस पे नहीं पड़े होते, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर पड़े होते हैं, और उसमें दे आर एनीवेयर फ्री टू मूव।
ये क्लियर हुआ है? अच्छा जी, तो शेल्स जो स्प्लिट होते हैं ना, दे आर स्प्लिट इनटू सब शेल्स, ठीक है। सब शेल्स की टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। ये शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। और इन सब शेल्स आर फर्दर स्प्लिट इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स मिला के एक सब शेल बनाते हैं। ठीक हो गया। पाथ, what is an atomic orbital? Atomic orbital is basically a path or a region where electrons are present with opposite spin to minimize repulsion. Opposite spin का क्या मतलब है? एक अगर आपके पास ये ऑर्बिटल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, अगला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वरना क्या होगा, ये ऑर्बिटल इसकी तरफ या इस तरफ स्पिन होना शुरू हो जाएगा। तो इस ऑर्बिटल की हम स्पिनिंग को रोकने के लिए इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमूव कर स्पिन करते हैं, ताकि आपके ये जो रिपल्जन, मतलब कैसे समझो, ऐसे यार, ये देखो, बेसिकली ये ऑर्बिटल है, ठीक है। इस ऑर्बिटल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक हो गया। इसकी वजह से होता यह है कि ये सेकंड ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर ये इस तरफ मूव करना शुरू हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना शुरू हो जाए, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ मूव करना शुरू हो जाए, तो ये आपस में दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इन दोनों का नेगेटिव चार्ज इस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में आएंगे तो दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो इसकी रिपल्जन को रोकने के लिए हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कराते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कराने से होता ही है कि ये आपस में इनकी जो रिपल्जन होती है नेगेटिव नेगेटिव वाली, कम हो जाती है। क्योंकि आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि एक चीज होती है वेक्टर, वेक्टर का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जब ये इस तरफ स्पिन कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव है, लेकिन जब ये इस तरफ स्पिन करना शुरू करेगा तो ये पॉजिटिव की तरफ स्पिन करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये आपस में इनकी रिपल्जन कम होगी और ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो ये स्टेबल रहेगा। समझ आया? सही। नंबर ऑफ सब शेल्स, सब एनर्जी लेवल्स इक्वल टू क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर जो नहीं होता n, दिस इज अ शेल नंबर, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब शेल्स एंड सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इसको ना जब आपने लिखनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है, इसके लिए ना अगर आपको याद नहीं है ना कि कौन सा एनर्जी ऑर्बिटल पहले आता है, आपने बना लेना ऑफ पाउ प्रिंसिपल। आपने एक चीज याद रखनी है, जो पहला सब शेल है ना, उसमें सिर्फ आते हैं s ऑर्बिटल, ठीक है। जो सेकंड है ना, उसमें s एंड p होता है, ठीक है। जो थर्ड है, उसमें एस पी डी होता है। जो फोर्थ और फिफ्थ है, ठीक है, इनमें एस पी डी एफ होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आपने एक और चीज याद करनी है। जो एस ऑर्बिटल होता है ना, उसकी शेप होती है स्फेरिकल। उसके अंदर होता है एक एक एनर्जी लेवल। एक एनर्जी का मतलब ये है कि अगर एक एस ऑर्बिटल है ना, उसमें आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है। यहां तक समझ आया? मगर जो पी है ना, उस पी के अंदर है तीन ऑर्बिटल्स। और उन तीन ऑर्बिटल्स के अंदर जब, अच्छा, अगर एक ऑर्बिटल में दो आ सकते हैं, तो तीन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6। बिल्कुल, बिल्कुल सही जा रही हो, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अगर डी है, उस डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो इसमें कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 10। 10 देखो, एक में दो है, ठीक है, एस के अंदर दो है इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल है, ठीक है। जो पी है, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स अगर तीन है तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां तक समझ आई? डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, याद रखनी है आपने। तो 2 × 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और एफ, एफ के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट फॉर नाउ यू फॉरगेट अबाउट एफ, ठीक है। एफ को भूल जाओ, आपका गर्ज सिर्फ डी तक होना चाहिए।
एस पी एंड डी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो आपके पास है फर्स्ट करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की, ठीक है। सोडियम की कितना प्रोटॉन नंबर है, 11। इसका मतलब क्या है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 11। अच्छा मुझे ये बताओ जब हम ओ लेवल में कॉन्फ़िगरेशन लेते थे तो हम ऐसे नहीं लेते थे कि 281, मतलब पहले सब शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ऐसे है ना। बट ए लेवल्स के अंदर आप इसको लिखनी है सब शेल्स की फॉर्म में, ठीक है, सब शेल्स की फॉर्म में। इसको आप लिखेंगे ऐसे कि अगर 11 ऑर्बिटल है, ठीक है, सबसे पहले आएगा 1s2, ठीक है। जो पहला ऑर्बिटल होता है ना, याद रखें फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर हमेशा एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट शेल के अंदर एस है, सेकंड शेल के अंदर क्या है, एस एंड पी है, थर्ड शेल के अंदर एस पी डी है, ठीक है। इससे ऊपर अभी तक नहीं जाना, ठीक है। 1s2। अच्छा अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए ना। है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गया ना इसके अंदर 1s2 के अंदर। ठीक है, तो 11 माइनस 2 कितना हो गया, 9, ठीक है। अगला आएगा 2s2, बताता हूं क्यों, ठीक है। अब कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए ना, 2 + 2, है ना। तो 9 - 2 कितने रह गए, 7, ठीक है। 2p6, 6 कैसे, क्योंकि अभी तक चली जा रहे हैं। अब 7 - 6 पीछे कितने रह गए, 1, 3s1। ऐसे होगी आपकी ट्रॉली कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह लिखनी है। उसको आपने लिखनी किस तरह है, दिस शुड बी फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। इस सब को पढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले मुझे ऑर्बिटल समझाने पड़ेंगे। ऑर्बिटल्स हैं क्या बेसिकली, orbitals are a region around the nucleus where there is a high probability of finding the electron, ठीक है। ऑर्बिटल क्या है, it is a region around the nucleus where there is a high probability of finding the electron, सही है, ये याद रखना। अब इनकी आती है कुछ शेप्स। जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो एक स्फेरिकल शेप के अंदर होता है, ठीक है। उसकी शेप इस गोल है, राउंड है, रोटी की तरह, सही है। ये याद करनी है आपने क्योंकि आपको बनानी आती है। जो पी ऑर्बिटल होता है ना, वो डंबल शेप्ड होता है, उसका ना ऑर्बिटल यूं बना होता है। इसकी विषय आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ आया, ठीक है। अभी फॉर नाउ लीव डी एंड एफ, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। ये एस में नहीं है, ये A2 के अंदर है, ठीक है। बट भूल जाओ, अभी इनको भूल जाओ। बट डी ऑर्बिटल अगर बनाने आ जाए खुदा ना खासा, तो वो यूं 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 होते हैं, सही। एक डंबल के ऊपर दूसरा डंबल क्रॉस कर दो। और एफ तो बिल्कुल भी नहीं आता, एफ तो A2 में भी नहीं भी आता, ठीक है। ऑर्बिटल है क्या, ये आपकी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम है ना, वो ऐसी है। फॉर एग्जांपल अब वो कहे ना कि आप ड्रॉ करो हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। तो उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आप बनाओगे प्रोटॉन, ये आप बनाते कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा अब आपने एक चीज और समझनी है, जो आपको ना ऑर्बिटल्स बनाने आते हैं एक्सेस के ऊपर। क्योंकि ये जो आपके ऑर्बिटल्स है ना, याद रखो ऑर्बिटल्स आर इन 3 डायमेंशनल एक्सिस, ठीक है। ऑर्बिटल्स 3D एक्सिस के अंदर होते हैं। क्योंकि आप एक एटम को अगर आप देखोगे ना, यूं ये देखो एटम, ये एटम ना 2D में नहीं होता, एटम ऐसे होता है, 3 डायमेंशनल शेप के अंदर होता है, ठीक है। इस तरह 3D शेप में पड़ा होता है। तो जो आपके पास एस ऑर्बिटल होता है ना, जो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है,
एस ऑर्बिटल आपका यूं होता है, बिल्कुल स्फेरिकल, सब एक्सिस के बीच में होता है। जो 3 डायमेंशनल शेप्स है ना, ये देखो यूं, इस सब के बीच में यूं एस ऑर्बिटल पड़ा होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ यूं पड़ा होता है, इस शेप में पड़ा होता है। सही है, यहां तक बात समझ आई? मगर जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या आ जाते हैं 3। अब पी, जो आपके पास पी सबशेल है ना, उस पी सबशेल के अंदर है 3 ऑर्बिटल्स विच आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब यह है कि दे हैव सेम एनर्जी लेवल। समझाता हूं सेम एनर्जी लेवल का मतलब क्या है। जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो ना, तो जब आप पी ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल्स बनाओगे ना, वो यू सेम एनर्जी लेवल के ऊपर आएंगे, ठीक है, सेम एनर्जी पे आएंगे। यहां तक बात समझ आई? दिस मीन्स इट इज डीजेनरेट। यहां तक समझ आया? अब इसके तीनों ऑर्बिटल्स हैं, उनका नाम है, एक है पी एक्स, एक है पी वाई, एक है पी जी। तो अगर ये पी एक्स ड्रॉ करना आ जाए, आपने क्या करना है, इसको एक्स एक्सिस के ऊपर यू ड्रॉ कर देना है। सही है, यहां तक क्लियर हुआ? फिर अगर पी वाई है, उसको आपने यू वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर देना है। सही है। और अगर पी जी है, उसको आपने यू जी एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर देना है। तो आपको ड्रॉ करना आएंगे 3D स्ट्रक्चर में, तो आपको समझ आ गया अब ड्रॉ कैसे करनी है। सही हो गया? अच्छा, अब आए थे सबशेल्स। सबशेल्स क्या होते हैं? सबशेल्स बेसिकली ग्रुप ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑर्बिटल्स एट सेम एनर्जी, ठीक है। सेम टाइप ऑर्बिटल्स का ज्यादा बेहतर चीज है, सेम एनर्जी के ऊपर है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सर पी एक्स पी वाई पी जी और डीजेनरेट, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ए टू के अंदर होते हैं, ठीक है, इनको भूल जाओ। अच्छा, हाउ टू फिल एन इनकम्प्लीट सबशेल। अब फर्ज करो कि आपके पास ये सबशेल है, पी सबशेल, ठीक है। इस पी सबशेल के हमने कितने बताए हैं? 3 है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ठीक है। अब इसको फिल कैसे करना है? ठीक है, फर्ज करो एक चीज है, उसका प्रोटॉन नंबर है 5, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p1, है ना, क्योंकि 2 + 2 + 1 5। सही है, यहां तक समझ आया? ठीक है, अगर ये है ना 5, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। सही हो गया? सही है। फिर अगर तो है एटॉमिक नंबर 6, तो आप साथ वाई वाले पे 1 डालोगे, आप एक्स को 2 नहीं बनाओगे। क्यों? अगर तो आपने एक्स पे 2 बना दिया, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव नेगेटिव करीब आ जाएंगे, रिपल्जन होना शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन, टू अवॉइड रिपल्जन, दे गो एंड फिल इन द एम्प्टी ऑर्बिटल विच इज नेक्स्ट टू इट। सही है। अब अगर 7 है, तो पहले जी पे 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मगर अगर 8 आ गया, फिर एक्स पे 2 आएगा, फिर वाई पे 2 आएगा, फिर जी पे 2 आएगा। अब ये पूरी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मुकम्मल हो गया, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, अब पी और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। सही है। इसी तरह जब आप रिमूव करोगे, ठीक है, अगर फर्ज करो एक चीज है, वो है 2p6, ठीक है, इसका मतलब है कि पी एक्स 2 है, पी वाई 2 है, पी जी 2 है, ठीक है। मगर आप क्या करते हो, आप कर देते हो, ये 12 बनता है ना, हाँ 12 नहीं, ये बनते हैं 10, ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ना, अगर अगर आप करो, अगर आप कह देते हो कि नियॉन जो है वो प्लस चार्ज के ऊपर है, इसका मतलब है कि नियॉन के हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप कहीं से भी रिमूव नहीं करोगे, आप पहले इससे एक रिमूव करोगे, ये pz1 बनेगा। अच्छा, अगर वो कह देते हैं कि नियॉन +2 है, ठीक है, फिर आप पी वाई से रिमूव करोगे, तो पी वाई 1 हो जाएगा। तो अगर नियॉन +2 की अगर आप डेफिनेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, इट विल बी px2, py1, pz1। यहां तक समझ आया? इस तरह आप इसी ऑर्डर में रिमूव करते जाओगे, px1 होगा, फिर pz0 होगा, फिर py0 होगा, फिर px0 होगा। सही है। यहाँ लिखा हुआ है, if an orbital is full, next electron will occupy the empty orbital as it's empty and it will be repelled by the electron filled orbital। मतलब अगर ये filled है, ये इसके थ्रू रिपेल होगा,
ये इधर जाएगा, फिर इसमें फिल होगा। Orbitals in a subshell are filled in a single manner first and then they get paired. x1 y1 z1, फिर x2, फिर y1, फिर z1, फिर इस तरह फिर ये y2 हो जाएगा, फिर z2 हो जाएगा। सही है। आगे जाती है स्पिन पेयर रिपल्जन। व्हाट इज स्पिन पेयर रिपल्जन? इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल नीड टू मिनिमाइज स्पिन पेयर रिपल्जन, हेंस दे हैव ऑपोजिट स्पिन इन ऑर्बिटल। ठीक है, यू मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है, इसको हम ऑपोजिट में इसलिए मूव करते हैं ताकि इनके दरमियान आपस में जो स्पिन है वो खत्म हो। फोर्स ऑफ रिपल्जन, बेसिकली फोर्स ऑफ रिपल्जन जो होती है ना, आप ऑपोजिट स्पिन क्यों करते हो? ताकि फोर्स ऑफ रिपल्जन जो मिनिमाइज हो जाए। कैसे होती है तो दोनों का नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो दोनों तो आपस में होंगे रिपेल, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू सेम चार्ज, बट एक और चीज भी है, देयर मैग्नेटिक डाइपोल अट्रैक्ट ईच अदर। आप एक बात बताओ, आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो, ठीक है, नॉर्थ पोल पे है क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर नीचे वाला भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका भी नॉर्थ पोल नहीं होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल इसका भी नॉर्थ, इसका भी नॉर्थ है, तो रिपल्जन नहीं होगी? होगी ना। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो इसका नॉर्थ पोल बनेगा, मगर अगर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, इसका साउथ पोल बनेगा। तो फिर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन ड्यू टू चार्ज थी ना, वो मिनिमाइज हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक रिपल्जन कम होगी। ये मैं आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आता, बट इससे आपको समझ आ जाती है कि स्पिन पे रिपल्जन होती क्या है। समझ आया? सही है। अच्छा, अब इसको ना एक तो हमने समझाया मैंने आपको कि पी एक्स पी वाई पी जी नोट करने का तरीका है। एक नोट करने का तरीका होता है बॉक्स रोटेशन, ठीक है। इसमें जो एरो है ना, दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ऑर्बिटल्स। ऑपोजिट एरो का क्या मतलब है? ऑपोजिट एरो का मतलब है कि दे हैव ऑपोजिट स्पिन। सही है। अगर तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दे आर इन द सेम स्पिन, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन आर ऑपोजिट टू इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो इसलिए एक ऑर्बिटल के अंदर ऑपोजिट स्पिन शो करने के लिए हम एक एरो ऊपर बनाते हैं, एक एरो नीचे बनाते हैं। अच्छा, अब आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने ना याद करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आती ना कि कैसे है, मैंने आपको बताया ना कि लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट आता है, ठीक है, लोएस्ट फर्स्ट आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको याद नहीं है, आप जाओगे ऑफ पावर प्रिंसिपल पे और आप यहाँ से एरो बनाना शुरू कर दोगे। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s1 है, ठीक है, 1s2 है, 1s2 है, ठीक है, इसको आप क्रॉस लगा दो। सबसे पहले आपकी आ गई 1s2। फिर अगला क्या है? अगला एरो आ रहा है 2s2, अगली आ जाएगी 2s2, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही अगला क्या है, फिर आप अगली टेल से शुरू करो, ये और ये, इसका मतलब है कि इससे आगे आएगी 2p6, फिर आएगी 3s2। फिर आपको समझ नहीं आ रही क्या है, फिर आपको पता है कि ये एरो एक और इस तरह बनेगा, तो ओ 3p6 पहले आएगा, 3p6 आएगा। अच्छा, 3d10 पहले नहीं आ रहा, 4s1 पहले आ रहा है, तो 4s2 और 3d10। अगर आपको याद नहीं है ना, तो आपको ये इस तरह करनी पड़ेगी, मगर आप बेहतर है कि याद करो लिखनी कैसे है। सही है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, देखो। कैल्शियम की आपने लिखनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कैल्शियम 20 है, अब हम 20 की जरा मिलके करते हैं, ठीक है, कैल्शियम 20। अच्छा, 20 की करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो लिखो 1s2, कितने रह गए? -2 18। 2s2 कितने रह गए? -2 16। 2s2 के बाद क्या आता है? अच्छा, अभी तो इसमें हम आराम से पी ऑर्बिटल भर सकते हैं, क्योंकि 6 होते हैं ना पी ऑर्बिटल के अंदर, इसमें तो 16 रहते हैं, 6 हम आराम से भर सकते हैं। कितना आ गया? 2p6। ठीक है, पीछे कितने रह गए? 10। अच्छा, अब अगला आता है 3s2। 3s2 ये कितना हो गया? 8। 8। अच्छा, अभी भी इसमें 6 की गुंजाइश है, तो हम इसमें 3p6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3p6, ठीक है। 8 - 6 कितना रह गया? 2। अच्छा, 2। 2 इसके बाद क्या आता है? 4s। 4s2 3d नहीं आता, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। समझ आया? वन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स वन बॉक्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड इन एरोज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना कि पी एक्स पी वाई पी जी, इसको आप जब डब्बे में बनाओगे ना, तो ये एक बॉक्स विल रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल, सेकंड बॉक्स विल रिप्रेजेंट सेकंड, और थर्ड बॉक्स विल रिप्रेजेंट थर्ड ऑर्बिटल। और इसमें जो एरोज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। In degenerate orbitals, always fill the arrows first. For example, same arrows first. ये upper 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 पहले आएगा, फिर lower 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 आएगा. Thus forming ions, same arrows will be removed as well as just like Ca2+. अभी हम नीचे एग्जांपल देखते हैं.
हेड ऑफ एरोस रिप्रेजेंट स्पिन, वाई ऑपोजिट टू मिनिमाइज रिपल्जन, ये हमने पढ़ लिया था। When filling the degenerate orbitals, they prefer to fill empty orbitals first with the same spin and singly. इसका क्या मतलब है? मैंने आपको सारा समझा दिया था. They prefer to fill the empty orbital first, same spin and singly. मतलब single, 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 same spin, same spin, same spin, एरो ऊपर है और हर empty orbital पहले भरेगा, फिर ये आगे अगला आएगा. देखो कैल्शियम भी अगर आप बॉक्स रोटेशन में करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, मगर हम इसको एम्प्टी करें तो कैसे होगी? देखो 1s2 है ना, इसमें तो आप यूं बना दोगे. 2s2 है, ठीक है, इसमें भी आप यूं बना दोगे. मगर अगर 2p6 है, इसमें आप 3 ऑर्बिटल बनाओगे. आप पहले ये लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे, ठीक है. फिर आता है 3s2, इसी तरह आगे कवर करते जाओ, ठीक है. अच्छा, अगर आ जाता है कैल्शियम 2+, इसका मतलब है कि इसके पीछे कितने जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन. तो रिमूव सबसे हाईएस्ट एनर्जी से पहले होते हैं. याद रखो, ऐड सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी होते हैं, बट रिमूव सबसे पहले हाईएस्ट एनर्जी होते हैं. तो 4s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उनको हमने रिमूव कर दिया. अगर तो होता कैल्शियम 1+, ठीक है. कैल्शियम 1+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फर्क क्या होता? बाकी सारा सेम रहता है, यहाँ पे आके ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों रह जाता? समझ आया? कैल्शियम 4+, कैल्शियम 4+ कैसे लिखोगे? अच्छा, हमें पता है कैल्शियम पूरा क्या था, इतना था. अब इसमें से हमने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने ना. पहले आप ये निकालोगे, फिर आप ये निकालोगे, ये 2 निकल गए. फिर आप ये वाला निकालोगे, ये वाला निकालोगे, तो पीछे क्या रहेगा? ये और ये रहेगी. समझ आया? उसी तरह उसी ऑर्डर में रिमूव होगा जिसने आपको बताया था. अच्छा, ऑक्सीजन 8, ठीक है, ये रहती है 1s2, ये रहती है 2s2, ये रहती है 2p, कितना है? 8 है ना. 8 माइनस 4, 4, इसका मतलब है 4 फिल करने हैं. 1, 2, 3, 4, ये ऐड हो गए. 2 नेगेटिव है, एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा. समझ आया? येड, ओके, येड. हम्म, सही है. एक सेकेंड दो. अच्छा जी, फिलिंग द डी ऑर्बिटल, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी. ठीक है, आपको एक चीज बताई थी कि 3d कम्स आफ्टर 4s, ठीक है. In d block elements, electrons are removed from the 4s orbital first, then 3d due to lower energy. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट करो, ये आपका फिल हुआ हुआ है आयरन, ठीक है. अब आयरन का चार्ज आ जाता है 1+, ठीक है. अब आप 3d हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये तो आपको पता है ना. ये मैंने आपको बताया था कि फिल इन द ऑर्डर ऑफ हायर एनर्जी होते हैं, यूं हायर एनर्जी है, ठीक है. ये तो पता है ना. बट जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो ना, याद रखो आपने सबसे पहले 4s से रिमूव करने हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 3d6 आ जाएगा, 4s1 आ जाएगा. क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना, ये वाला जो 4s ऑर्बिटल है ना, वो इतना ज्यादा एक्साइट हो जाएगा कि इसकी एनर्जी बड़ी हो जाएगी, इधर चला जाएगा, ये वापस इधर आ जाएगा. समझ आया? हाँ, तो इसीलिए हमेशा पहले आपने S4s से रिमूव करना है, फिर आप 3d से करोगे. अगर तो मैं कहता हूं कि Fe5+, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? ये सब ये रही है, यही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3d1. सही है. गेस्ट इज हियर गाइस, गेस्ट इज हियर. Hello guys, did you miss me? नहीं, मैं बड़े मजे से पढ़ा रहा हूँ, चुप. अच्छा. अच्छा जी, अच्छा जी, आगे आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है. In d block elements, transition elements, when electrons are filled in 3d orbital,
3d electrons repel the 4s electrons, and 4s electrons again gain more energy and become an orbital with higher energy. वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि पहले तो 4s है छोटा ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, मगर जब आप 3d फिल करते जाओगे ना, ये और ये आपस में रिपेल करेंगे, जब इनकी आपस में रिपल्जन होगी, इस रिपल्जन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा वापस। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो इस तरह होगी 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। आपने पहले फिल 4s करना है, फिर 3d फिल करना है, मगर इसके फिल होने की वजह से इनके आपस में रिपल्जन होगी, उस रिपल्जन की वजह से ये वाला ऑर्बिटल एनर्जी गेन करके वापस आगे हो जाएगा, मगर फिल फिर भी पहले यही करना है। समझ आया? याद रखना इसके स्टेप्स हैं। फिल 4s फर्स्ट, add remaining in 3d, replace position of 4s and 3d when writing electronic configuration। सही है? ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपने 4s फिल करना है, फिर आपने 3d फिल करना है, फिर आपने इनको आपस में रिप्लेस कर देना है। क्यों रिप्लेस करना है उसकी मैंने आपको थ्योरी समझा दी है। इसके फिल होने की वजह से ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, एनर्जी गेन करेगा, ये हायर एनर्जी वाला आगे चला जाएगा। अच्छा जी, अब ये आयरन है, ठीक है, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये गिवन है। अब हमारे पास 2+ आता है, 2+ का मतलब ये सबसे पहले 4s से रिमूव होते हैं, सबसे पहले 0 हो गए, फिर आ जाता है 3+, 3+ है इसका मतलब है 4s रिमूव हो गया, फिर इससे एक रिमूव होगा तो 3d5 हो गया। 3d5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। ये पता नहीं दो कटे हुए क्यों है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे भी होने चाहिए थे दो, पता नहीं मेरी इसकी नोट्स को क्या हुआ है, बट दे शुड बी लाइक दिस। समझ आया? पहले कैसी थी? पहले इसकी थी ऐसे, ये यूं बना हुआ था, यूं बना हुआ था, यूं बना हुआ था, हमने 3 रिमूव किए ना, हमने ये रिमूव कर दिया, हमने ये रिमूव किया, पीछे के 5 रह गए और 3d5 के अंदर। सही है? अच्छा, अब इसमें लेकिन 2-3 एक्सेप्शंस हैं, सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है, एक है कॉपर की एक्सेप्शन, एक है क्रोमियम की एक्सेप्शन। अच्छा, इसका नाम रखने के बजाय आसान तरीका बताऊं, जिसके अंदर 3d4 आ रहा है और 3d9 आ रहा है ना, उसमें याद रख लो एक्सेप्शन ये कि 4s2 के बजाय 4s1 हो जाता है, और ये 3d5 हो जाता है, ये 3d10 हो जाता है। मतलब वैसे क्या था, वैसे अगर आप लिखते तो आपका होता ना 4s2 3d4, लेकिन आपने देखना है ओ ये तो शिट 4 आ रहा है, इसको आपने कर देना है 5, इसको कर देना है 1, तो 4s1 3d5 4s1 3d10। क्यों? इस इन दोनों में 4s का एक इलेक्ट्रॉन है, 3d और 3d के 5 या 10 क्यों होते हैं? क्योंकि देखो अगर तो इसमें हुए 1 2 3 4, ये हाईली अनस्टेबल, ठीक है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब ये कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, हाईली अनस्टेबल है। तो हम इसको यहाँ पे ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना इसका 4s का, ठीक है, ये वाला, ये एक्साइट होता है, इसमें एक्साइटेशन होती है और ये उठ के इधर आके इधर फिल हो जाता है। उसका फायदा ये होता है कि ये भी स्टेबल रहता है क्योंकि इसमें स्पिन कम हो जाती है, और ये भी स्टेबल हो जाता है, ये पूरा सबसे स्टेबल हो जाता है। सही है? ये होता है क्रोमियम के अंदर। मगर जो कॉपर है 29, उसमें अगर आप वैसे देखते तो 4s2 होता, ये हो जाता 3d9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती। अब यहाँ पे खाली है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये फॉरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दिस इज अ रेडिली वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो बहुत हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये वाला क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये इधर जाता है और ये यूं फिल हो जाता है। अब ये भी फ्री, ये भी स्टेबल हो जाता है क्योंकि इसमें स्पिन नहीं होता, और ये 3d10 पूरा स्टेबल हो जाता है। उसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है कंपेयर टू ग्रुप 7 एलिमेंट्स। सही है? 3d is made stable first in Cu, all double pair in Cu and Cr के अंदर सिंगल पेयर। देखो Cu के अंदर ये डबल पेयर पहले रहते हैं 4s1 होता है, फिर इसमें ये सिंगल पेयर पहले रहते हैं 4s1 होता है, तो बस याद रखो इसमें 4s1 होता है,
और 3d10 होता है, और इसमें 4s1 होता है, 3d5 होता है। मगर अगर आता है कॉपर 1+, तो ये पहले निकलेगा, कॉपर 2+, फिर ये निकलेगा और ये निकलेगा। अगर आता है क्रोमियम 1+, ये निकलेगा। अगर आता है क्रोमियम 2+, तो ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा। समझ आया? सही है। In other transition elements, first fill 4s, then fill 3d. But in Cu and Cr, make sure 4s only has one electron, make 3d stable first. While forming an ion, first 4s electrons will be lost, then the same downward faced arrows from each orbital will be lost. ठीक हो गया? करेक्ट ऑर्डर को आप पहले आपने ऑर्डर सही करना है। देखो ये है, आप स्वैप कर दोगे जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने ऑर्डर स्वैप करना है। ठीक है, अब आते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, आप कैसे बताओ कि कोई चीज किस इस नंबर के अंदर है? ठीक है, ताकि ग्रुप नंबर होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो मतलब किस तरह। ठीक है, आपको ऐसे समझाता हूँ कि जो ग्रुप नंबर 1 है ना, वो आपको ये बता देगा कि उसके अंदर कितने s एंड कितने p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, शेल नंबर विल बी द पीरियड नंबर। ठीक है, शेल नंबर विल द पीरियड नंबर, मतलब जिस पीरियड के अंदर कोई चीज है ना, वो शेल नंबर बता देगी। मतलब उसमें एक शेल है, दो शेल है, तीन शेल है। शेल का मतलब कि एस है, एस पी है, एस पी डी है, ये ठीक है शेल नंबर होते हैं। 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, ये आपको पीरियड नंबर बताता है। तो अगर तो फर्स्ट पर आपके पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास सबसे ऊपर गिवन होता है, अगर हम ग्रुप 2 ले लें। ठीक है, ग्रुप 2 के अंदर आपके पास एक ग्रुप 7 लेते हैं। ठीक है, ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 के अंदर आपके पास आता है फ्लोरीन विच इज इन ग्रुप 1। ठीक है, एंड क्लोरीन विच इज इन फ्लोरीन विच इज इन ग्रुप 2। नहीं, ग्रुप 3, ग्रुप 3 ये ग्रुप 2 के अंदर होता है, ग्रुप 3 के अंदर होता है। ग्रुप 1 में तो सिर्फ दो चीजें होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, फ्लोरीन इज इन ग्रुप नहीं, ग्रुप क्यों कह रहा हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। देखो, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, दिस इज इन पीरियड 1। ठीक है, फिर इसके नीचे आता है यहाँ पे फ्लोरीन विच इज इन पीरियड 2। इसके नीचे आता है यहाँ पे क्लोरीन विच इज इन पीरियड 3। ठीक है, ये पीरियड है। पीरियड का मतलब क्या है? देखो, इसका जो वो होगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, वो क्या है? 1s2 7 होता है ना इसका, 1s2 2s2 2p 4 3। ठीक है, अब ये पीरियड 3 के अंदर है। ठीक है, इसका पीरियड 2 का मतलब ये कि ये मैक्सिमम सेकंड शेल तक जा सकता है। ठीक है, और ये पीरियड 3 है, इसका मतलब है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, दैट विल बी इन 3 के अंदर होगी। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इस तरह। ठीक है, ये 17 बनते हैं। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, 9 है, सॉरी, 2p5 3p5। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आपके पास पीरियोडिक टेबल गिवन होता है ना, और आपको पता नहीं होता कि आपके पास कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, आप इस तरह हिसाब लगाओ कि ब्रोमीन, अच्छा ब्रोमीन, ब्रोमीन है मेरा पीरियड 4 के अंदर। इसका मतलब है कि उसकी एंड वाली इक्वेशन होगी ना, दैट विल बी पी समथिंग, पी ऑर्बिटल के अंदर, पी सबशेल के अंदर आ रही होगी। ठीक है, और ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर क्या बताता है कि इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अगर 7 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? s2p5। ठीक है, 5 + 2 7। वो आप कैसे बताते हो? आपके पास है, फर्स्ट करो ये पूरा पीरियोडिक टेबल, कहीं गिवन है? नहीं, पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास गिवन है ना, मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे समझाता हूँ। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अब ये है, अब ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसे में कैसे पता चलेगा? ये है हमारे, ये हमारा है पहला ग्रुप। पहला ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर आ जाएगा S1। सही है, दूसरा ग्रुप, इसके अंदर होगा S2। ठीक हो गया, ट्रांजिशन को छोड़ दो। अच्छा, अब S2 के बाद क्या आता है? P1 आता है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा, ये तीन है ना, तीन इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे? S2p1। ठीक है,
फिर ये हमारा है फोर्थ ग्रुप, मतलब हमने 4 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर शेल के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आउटर शेल में पूरे होते हैं, S2p2, फिर S2p3, ऑक्सीजन वाला आ जाएगा S2p4, ये ग्रुप 7 क्या आ जाएगा S2p5। क्यों? उनके ग्रुप 7 के अंदर हमने एक चीज नोट, हमें पता है ग्रुप 7 है, इट मींस के 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होते हैं, एस तो 2 पूरे हो गए हैं, तो 7 पूरे करने के लिए क्या चाहिए होंगे, P5 चाहिए होंगे, तो 5 + 2 7, ठीक है। और ये आता है S2p6। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ग्रुप 7 जो होते हैं उसके अंदर होते हैं S2p5। अब हम निकालना चाहते हैं कि क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन का पीरियड देखो, ये पीरियड 1, फिर ये आता है पीरियड 2, ये आता है पीरियड 3। अच्छा, पीरियड 3 के अंदर है, इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एंड हो रही है ना, वो हो रही है समथिंग 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 3s2 3p5। अब समझ आया? इस तरह अगर आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन किस ग्रुप के अंदर है, पीरियड 5 के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि समथिंग 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 5s2 5p5, सही है। परफेक्ट। अच्छा, उसको एक और तरीका भी होता है पूरा करने का। अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें कितना सबशब्द है, ठीक है, आप क्या करोगे, इस वाले से जो पहले सबसे करीब जो नोबल गैस आ रही है वो उठा लो। अब आयोडीन से, अच्छा पहले क्लोरीन, क्लोरीन से सबसे पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है, नियॉन आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आप क्लोरीन कैसे भी लिख सकते हो, नियॉन, ठीक है। आगे आप लिखो, आगे क्या है, 3 पीरियड है, ठीक है, लिख दो 3s2 3p5। अच्छा, अब आयोडीन, आयोडीन से सबसे पहले करीबी क्या आ रहा है, क्रिप्टॉन आ रहा है, आप लिखो क्रिप्टॉन 5s2 5p5। समझ आया, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। हमने करनी है रुबीडियम की, ठीक है, रुबीडियम की करनी है, इसमें भी क्रिप्टॉन आ रहा है, आप लिख दो क्रिप्टॉन 5s1, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। समझ आया? सही है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, फिर आती है, ये एक और तरीका है, ये है डायग्राम के तरीके से लिखने का। अच्छा, अब पोटेशियम की हमें पता है क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। मैंने आपको बताया था कि 1s2 सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है। तो आप ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, इसका मतलब है एरो का मतलब है ऊपर की तरफ एनर्जी, एनर्जी लेवल है, इसका मतलब है कि एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। ये आपका आ गया 1s2, फिर 2s2। अब ये डी जनरेट सेम एनर्जी पे आ रहे हैं, देखो 2p6, इसके फौरन बाद क्या आ रहा है 3s2, 3s2, 3s2 के बाद क्या है 3p6, उससे हल्का सा हायर एनर्जी के ऊपर आ जाएगा 3p6, उससे हायर एनर्जी पे आ जाएगा 4s1। तो आप एक, आपको बनाने का तरीका ये भी आना चाहिए, ये भी एग्जाम में आएगा। सही है। आप बस एनर्जी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ग्रेटर करते जाओ, यहां से यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है इसके अंदर। अच्छा, एक और तरीका क्या है, आपको पता है पोटेशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है। अब मैंने आपको ये तरीका बताया। अच्छा, सबसे करीबी कौन सी नोबल गैस है, आर्गन, आर्गन में होते हैं 18, तो ये 18 पूरे हो गए, यहाँ लिखो आर्गन 4s1, ये भी आपको पढ़ाया है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ये प्रैक्टिस थी, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है, करते 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 करते। अभी हमने लिखनी है फास्फोरस, फास्फोरस से पहले सबसे करीबी क्या आ रहा है, नियॉन 3s2 3p3। ये आपका आयरन, आयरन से पहले क्या आ रहा है, क्रिप्टॉन 4s2 3d6। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द measure of energy needed to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion, ठीक है। इसमें ना आप सोडियम सॉलिड से अगर रिमूव करते हो ना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती। आपने सोडियम के गैस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये हमारे पास गैशियस पार्टिकल है सोडियम का, ठीक है, फर्स्ट पर हमारे पास ये सोडियम का है गैशियस पार्टिकल, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है,
इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड या देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है ना, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सही है, बट मोस्टली एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी याद रखना हमेशा पॉजिटिव होती है, विच इज एंडोथर्मिक। ठीक है, ये नोट्स बना लो। आयनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव, इट इज एंडोथर्मिक। सही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम के गैसियस एटम से रिमूव करने में जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक समझ आया? ये आपने इक्वेशंस रटनी है। First ionization energy. What is first ionization energy? First ionization energy is the energy needed to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous unipositive ion, मतलब 1 positive. Second ionization energy, energy needed to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous unipositive ion to form 1 mole of dipositive ion. Second ionization energy का क्या मतलब है? अच्छा, Na, आप Na गैस से Na बना रहे हो। अच्छा, नीचे लिखी नहीं है बल्कि, ये देखो। फर्स्ट ionization energy of calcium, Ca गैस, यहाँ गैस लिखना है, गैस Ca प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ionization energy समथिंग। ठीक है, दिस इज यूनिपॉजिटिव आयन। सेकेंड ionization energy, आप Ca पॉजिटिव गैस को कन्वर्ट कर रहे हो Ca2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज डाइपॉजिटिव आयन। दिस इज योर इक्वेशन, यहाँ आएगी। सही है। अब थर्ड, नहीं ये गलत लिखा है, याद में 2 प्लस लिखना है यहाँ पे। Ca2 प्लस गैस से Ca3 प्लस प्लस 1 नेगेटिव। ठीक है, दिस विल बी योर थर्ड ionization energy of calcium। और ionization energy is always taken in। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। नंबर 1 इज न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द प्रोटॉन नंबर, ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? अब आप एक चीज बताओ, एक चीज है उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक चीज है उसमें सबशेल सेम है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। इन 2 प्रोटॉन्स के दरमियान आपस में ज्यादा इंटरेक्शन होगी या 1 प्रोटॉन के दरमियान आपस में ज्यादा इंटरेक्शन होगी? 2 वालों के अंदर। तो इनकी अट्रैक्शन जब ज्यादा होगी ना, तो ये सबशेल करीब हो जाएगा। ठीक है, जो सबशेल करीब होगा ना, उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। सही हो गया। अगला क्या है? अच्छा, पैटर्न्स में ना आप लोगों को थर्सडे को कराऊंगा पैटर्न्स, और ये चैप्टर हम खत्म थर्सडे को करेंगे। अभी आप सारे क्वेश्चंस करके रहो, फिर हम नीचे वाली चीजें खत्म करेंगे, क्योंकि नीचे वाली चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मैं आपको ट्रेंड्स बस समझा दूं। सेकेंड चीज इज एटॉमिक साइज। व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस ये है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ये है। फिर एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस ये है, एक इलेक्ट्रॉन शेल ये है, एक इलेक्ट्रॉन शेल ये है। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है। किस में डिस्टेंस ज्यादा है, ए में या बी में? बी में। तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है ना, इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। आप 2 मैग्नेट्स को करीब रखो और 2 मैग्नेट्स को दूर रखो, इसमें अट्रैक्शन कम होती है ना। इसी तरह इसमें और इसमें अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो द ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस या ग्रेटर द एटॉमिक साइज, लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि लेस न्यूक्लियर, लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझ आया ये? सही है। तीसरी चीज आ गई शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मींस नंबर ऑफ कंप्लीट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इफ देयर आर मोर कंप्लीट इनर शेल, means attractive force between nucleus and outermost electron is prevented, so less या smaller ionization energy is needed. अच्छा, if there are more complete inner shells, means attractive force between nucleus and outermost electron is prevented, less small। हाँ ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके दरमियान में ये है और ये है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है। जो आउटर मोस्ट है ना, वो इधर पड़ा है।
मुझे ये बताओ कि इस इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन करेंगे या नहीं करेंगे? है तो दोनों का नेगेटिव चार्ज। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सही है, बिल्कुल करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये न्यूक्लियस ज्यादा इजीली एक्सेसिबल इस वाली डायग्राम के अंदर ए में या ज्यादा इजीली एक्सेसिबल बी वाली डायग्राम के अंदर? कितने ज्यादा दरवाजे हैं? देखो इसमें एक दरवाजा है, दो दरवाजे हैं। इसमें एक दरवाजा है, दो दरवाजा है, तीन दरवाजे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इस शील्डिंग की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ अट्रैक्शन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने के लिए एक दो तीन दरवाजों के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने के लिए सिर्फ दो दरवाजों के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मुश्किल होगी ना बी को? सो ये जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है ना, दिस इलेक्ट्रॉन शेल्स आर शील्डिंग द न्यूक्लियस। हेंस बी के अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ इनर शेल्स, ठीक है, ये शेल के साथ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने इसके अंदर इनर शेल्स ज्यादा है, ग्रेटर नंबर ऑफ इनर शेल्स, ठीक है, लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस। ये तीन पॉइंट्स आते हैं, हमने लिखना आता है ना दो तीन नंबर का, तीन नंबर का आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। ग्रेटर एटॉमिक साइज, more distance between outermost electron and nucleus, less attractive force on outermost electron, and energy is less. Shielding effect, if there are more complete inertials, attractive force between nucleus and outermost electron is prevented या कर दो less, so less modernization energy needed. ये तीनों चीजें लिखोगे ना तो आपको दो नंबर मिलते हैं। ये दो नंबर का सवाल आता है, उसके नीचे मार्क्स की स्टेटमेंट लिखी होती है, 1 mark if one or two statements, ठीक है, लिखा होता है 1 mark if one or two statements and 2 marks if all three mentioned, ठीक है। तो आपने ये तीनों चीजें मेंशन करनी है तो आपको आपके दो नंबर पूरे मिलेंगे। अभी यहां तक रखो, गो थ्रू दीस नोट्स अगेन को सही से समझो। आप नीचे खुद नोट्स पढ़ लेना अगर ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बट ये सारी चीजें मैं बाकी सर्जे वाले दिन इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मैं भेज देता हूँ ये भी ग्रुप में। चलो फिर क्लास तो खत्म।